तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। और दोस्तों ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग प्रश्न को सबसे पहले खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे लगता है कि ये इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, उसके बाद वीडियो आपको आगे कंटिन्यू कीजिए, इससे आपका रिवीजन है वो और अच्छा होता जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है, कहता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों कौन सा पदार्थ को हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। दोस्तों मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने में हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता आपको दिया हुआ है कितना, 1 डायोप्टर, और कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मोटा मोटी जान लीजिए कि अगर उत्तल लेंस है तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए पॉजिटिव आपको 2 में दिया हुआ है, एक में 10 सेंटीमीटर है और दूसरा 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन सिलेक्ट करना आसान हो गया। और देखिए यहाँ पर डायोप्टर कितना है, 1 डायोप्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आप इसको पावर 1/f करके निकाल सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है किसी बिंब का यानी कि कोई भी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। यानी कि कोई वस्तु है दोस्तों, वस्तु को ही बीम कहा जाता है। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोकस दूरी की 2 दूरी पर, यानी कि 2f पर रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो समान साइज का बनेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न ये भी दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि कोई लेंस, देखिए कोई गोलीय लेंस है और कोई पतला गोलीय लेंस, कह रहा है कि दोनों का, यानी कि एक दर्पण है और दूसरा लेंस है, और कह रहा है कि दोनों का फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि दर्पण और लेंस संभवतः क्या हो सकता है। तो देखिए जहाँ पर माइनस में रहे, यानी कि फोकस दूरी माइनस में रहे, तो लेंस रहे या फिर दर्पण रहे, दोनों केस में क्या होगा, तो अवतल होगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों अवतल। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न, कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल बनता है कि प्रकाश के परावर्तन के जो दोनों नियम हैं उसको अगर लिखने के लिए आएगा तो उसको आप लोग कैसे लिखेगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को लिख दीजिए क्या इसका होता है। और जो स्टूडेंट इसका जवाब सबसे पहले देंगे उसका नाम हम अपने कम्युनिटी पे शेयर करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा सुबह में कि किसका नाम आया है, यानी कि कौन से स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए हैं। और दोस्तों टॉप 10 स्टूडेंट का नाम हम लोग कम्युनिटी पर शेयर करेंगे। तो आप जल्दी से टॉप 10 में आ जाइए। यानी कि दोनों नियम, जैसे पहला नियम देख लिखना है और दूसरा नियम, दोनों नियम को अच्छी तरह से व्याख्या करके लिख देना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न को। देखिए 7वां प्रश्न कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। यानी कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है साइन आई बाई साइन आर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सभी जगह समान मोटाई का। तो दोस्तों सभी जगह समान मोटाई का उत्तल लेंस नहीं होता है। उसके देखिए कहता है कि बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा था। दोस्तों बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा नहीं होता है। उसके बाद सी दिया हुआ है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा आती है। देखिए दोस्तों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर, यानी कि आवर्धन क्षमता होता है अवतल लेंस का, वो क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा V/U, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? V/U। चलिए उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। यानी कि कोई भी गोलीय दर्पण उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, उसमें फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों जो उसका फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? R बराबर 2F, यानी कि F बराबर क्या करते हैं? F बराबर होता है क्या चीज़? R/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 2F। इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा परावर्तन कोण। दोस्तों निर्गत किरण यानी कि देखिए इस तरह से किरण देखिए आया और ये किरण गया, यानी कि आपतित किरण हो गया ये, और ये निर्गत किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। तो ये जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13वां क्वेश्चन। कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। दोस्तों 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? तो 1 डायोप्टर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर आएगा। इसको बाद इसको बना लीजिए खुद से। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 14वां क्वेश्चन। कहता है कि किसी अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। यानी कि किसी भी अवतल दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण है। देखिए कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। यानी कि वस्तु कहाँ पर स्थित होगा? तो उसका काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, तो वह दर्पण और उसके फोकस के बीच में होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि इस तरह से दर्पण है और यहाँ इसका फोकस दूरी है, तो इसके बीच में होना चाहिए। अगर बीम रहेगा तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दर्पण के आगे बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और इससे बड़ा बनेगा, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा व छोटा होता है। दोस्तों किस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और छोटा होता है? तो देखिए अगर दर्पण कहेगा तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर लेंस कहेगा तो लेंस में किस में छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर दर्पण कहेगा तो उत्तल हो जाएगा और लेंस कहेगा तो अवतल हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा छोटा बनता है और हम बहुत बड़े क्षेत्र को उसमें देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अवतल दर्पण है। दोस्तों अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि उत्तल दर्पण से
बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 18 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। उसके बाद भी है अवतल दर्पण में। तो दोस्तों अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग हजामत बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा फेस है उसको बड़ा करके दिखाता है। इसको इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन। दोस्तों 20वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन। दोस्तों 21वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है, तो देखिए आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में अवतल दर्पण से, बी है समतल दर्पण से, उसके बाद सी दिया हुआ है उत्तल दर्पण से, और डी है सभी प्रकार के दर्पण से। तो दोस्तों यहाँ पर आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्न में से किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए धनात्मक किस में होता है, तो धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में। किस में होता है, उत्तल दर्पण में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दोस्तों कहता है कि गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण कहने का मतलब हुआ या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण, यानी कि दोनों में, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण दोनों में कह रहा है कि ध्रुव और, यानी कि मान लीजिए इसका पोल यहाँ पे है, इसका भी पोल यहाँ पे है, और फोकस के बीच में, तो जो फोकस दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कहता है कि किसी दर्पण का ध्रुव, सॉरी ध्रुव वहाँ नहीं होता है, ध्रुव जो गोलीय दर्पण का भाग होता है और इसका जो बीच का भाग होता है, यानी कि इसको ध्रुव हम लोग कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव और इसका जो बीच का दूरी होता है, इसका फोकस और इसके बीच की दूरी होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन। देखिए कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग
किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन का, उसको पूरा हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को सिर्फ आप लोग रिवीजन करते चलिए दोस्तों, आज तो ये अपने आप हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होती है। दोस्तों सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो देखिए सर्च लाइट यानी कि जो टॉर्च लाइट होता है और मान लीजिए यहाँ पर बल्ब है, तो इसका जो प्रवर्तक सतह होता है ये वाला सतह, ये सतह ये कैसा होता है? तो यह अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन को। दोस्तों 30वां क्वेश्चन कहता है कि पानी में डूबे, दोस्तों पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी अपेक्षा, फोकस दूरी की अपेक्षा, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है वो पानी में डूबा हुआ है, तो उसकी तुलना में अगर हवा में इसका फोकस दूरी जो होगा, यानी कि हवा की अपेक्षा जो पानी में है उसका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उसमें जो फोकस दूरी होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कम होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, दोस्तों उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 32वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखिए कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम, यानी कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब बीम, यानी कि जब बीम कहाँ पे रहेगा? तो बीम कहाँ पर रहना चाहिए था? तो मान लीजिए कि देखिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये इसका फोकस दूरी है, तो कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे कि इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो दोस्तों फोकस और यहाँ पर रखेंगे, देखिए फोकस और जो इसका सेंटर होता है इसके बीच में अगर रखेंगे तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर, यानी कि यहाँ फोकस है तो फोकसांतर से कम दूरी पर अगर हम लोग रखेंगे तो इस उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों लेंस की क्षमता होती है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है फोकस दूरी की दुगनी, बी है फोकस दूरी के बराबर, सी है फोकस दूरी के व्युत्क्रम और डी है फोकस दूरी के द्विगुणी। तो दोस्तों लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 34 नंबर सवाल कहता है कि उत्तल लेंस में जब बीम यानी कि वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जब उत्तल लेंस में फोकस दूरी और जो इसका 2f होता है उसके बीच में अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? तो दोस्तों उसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। तो इसको आप लोग याद कीजिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों देखिए आपको टिप्स बताते हैं कि इसको कैसे याद करना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन याद है वो तो याद है, और जो नहीं याद है उसको आप लोग अपने कॉपी में 1 बार या 2 बार नोट कर लीजिए और उसको आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन है दोस्तों अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं, यानी कि जो प्रश्न याद नहीं है उसको सिर्फ नोट कीजिए तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए उसके बाद देखते हैं 35वां क्वेश्चन। देखिए 35वां क्वेश्चन कहता है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दोस्तों 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो लेंस कहते हैं। कैसा लेंस? तो गोलीय लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए 2 वक्रीय पृष्ठ मतलब कि देखिए जो इसका पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वक्राकार होता है, यानी कि उत्तल लेंस भी लें या फिर अवतल लेंस भी लें तो दोनों के केस में वही होता है, यानी कि 2 वक्रीय
पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 36 नंबर सवाल कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि कौन सा लेंस का उपयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि, कहने का मतलब हुआ दूर दृष्टि दोष को हम लोग संशोधित कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि कहेगा दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, और कहेगा कि निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। इस तरह से दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 37वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि नई कार्तीय चिह्न परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बीच की दूरी ली जाती है, यानी कि दोस्तों कर रहा है कि देखिए कोई भी दर्पण होगा, यानी कि मान लीजिए कोई भी दर्पण, हम लोग यहाँ पर समतल दर्पण का उदाहरण लेते हैं, तो जो नई चिन्ह परिपाटी है इसके अनुसार अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु है तो इसका जो दूरी यहाँ से लेते हैं, दर्पण से इसका जो दूरी लेते हैं वो कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए उसके बाद देखते हैं 38वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रीय केंद्र होते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक लेंस के 2 वक्रीय नहीं, यहाँ पर 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्योंकि दोस्तों क्यों होता है इसका 2 वक्रता केंद्र, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। दोस्तों लेंस की 2 वक्र सतहें होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कोई स्टूडेंट का कॉल आ गया तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं। देखिए कहता है 38वां क्वेश्चन समझ गए होंगे, कहता है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लेंस है उसका 2 वक्रीय सतह होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 39वां क्वेश्चन। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो वक्रता त्रिज्या दुगना होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 40वां क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी तो दोस्तों 28 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी आधा होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन भी समझने वाला प्रश्न है। देखिए कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कोई अवतल दर्पण है उसका जो फोकस दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण यहाँ पर है दोस्तों, और इसका फोकस दूरी कितना है, तो मान लीजिए इसका फोकस दूरी यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी से दुगना यानी कि 20 सेंटीमीटर पर रख रहा है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, यानी कि फोकस दूरी के दुगना पर रख रहा है, यानी कि यह वक्रता केंद्र पर, इसका वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है, तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर पर रख रहा है, यानी कि इसके वक्रता केंद्र पर रख रहा है, तो क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। कहता है कि लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी है। दोस्तों ये भी उसी प्रकार से लेंस के बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली 15 सेंटीमीटर आंसर कर सकते हैं, या फिर आप इसको फॉर्मूला पर आप रख के बना सकते हैं, यानी कि इसका जो लेंस सूत्र होता है उस पर इसका मान यानी कि रख दीजिए और आप बना लीजिए, यानी कि फोकस दूरी और इसका जो प्रतिबिंब का दूरी होगा वो दोनों समान कर लीजिए और इसको आप लोग बना सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न रहेगा तो सीधे इसका आधा कर देना है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता 100 सेंटीमीटर में हम लोग 20 सेंटीमीटर से भाग करेंगे तो कितना होगा, 20 25 100 यानी कि 5 हो जाएगा। तो और उत्तल लेंस है तो +5 डायोप्टर होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है, तो जो प्रकाश तरंग होता है वो परावैंगनी तरंग का उदाहरण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों इसको हम पहले अभी बता चुके हैं कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए कि 45 का कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो जल्दी से आप इसका आंसर कॉमेंट कर दीजिए। तो चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के कहता है कि परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। दोस्तों कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। दोस्तों 32 सेंटीमीटर आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो कर इसका फोकस दूरी कौन होगा, तो फोकस दूरी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसलिए पॉजिटिव में होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 48 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता यदि किसी बिंब यानी कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, यानी कि इसका जो आवर्धन है वो ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। दोस्तों जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, जब प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखते हैं 49वां क्वेश्चन। देखिए कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, यानी कि कहाँ पर हो सकता है, तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वक्रित कहाँ पर हो सकता है, तो यह बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंदर या बाहर की ओर, यानी कि कहीं पे भी हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है। दोस्तों अंदर की तरफ वक्रित है तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण, और बाहर